नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हम देश की राजनीति के बारे में तकरीबन रोज प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से चर्चा करते हैं। आज भी हम इनसे बातचीत करेंगे। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। जो 2 विधानसभा चुनाव हुए थे, हरियाणा और जम्मू और कश्मीर, उनके नतीजे सामने आ गए। जी। हरियाणा के नतीजे काफ़ी कुछ मध्य प्रदेश जैसे ही रहे, जो पिछले साल हम्म, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे। हम्म, काफ़ी सारे विश्लेषक यह मानते थे कि वहाँ पर कांग्रेस जीत रही है या जीत सकती है। हरियाणा में तो सारे जो एग्ज़िट पोल हुए थे, उन्होंने भी यही कहा था। लेकिन जीत असल में हुई भारतीय जनता पार्टी की। हम्म। आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मुझसे जो समीक्षा में गलतियां हुई हैं मैं उसका खुलासा करूंगा कि वो गलतियां क्या हुई थी और वो गलतियां क्यों हुई थी। पहली बात तो ये है कि मैं इस चुनाव में ये समझने में नाकाम रहा कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी का स्तर क्या है और सिर्फ फुटबॉल का स्तर क्या है। ये बात अब निकल कर सामने आ रही है। पहली बात तो ये है, वो बहुत अभूतपूर्व है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे तो इस पर और प्रकाश डालेंगे। दूसरी बात, मैं ये समझ पाने में नाकाम रहा, नाकाम क्या रहा, समझना चाहिए था मुझे, मेरी जिम्मेदारी है समझने की, कि किसान जब आंदोलन करता है अपनी फसल के वाजिब मूल्यों के लिए, उस वक्त उसकी स्थिति कुछ और होती है, तब वो कुछ और होता है। और जब वो वोट डालने जाता है तो वोटर के तौर पर उसका किरदार कोई और होता है। आंदोलनकारी किसान और वोटर किसान को एक मान लिया, बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी भूल भूल हुई। दूसरी गलती ये रही। तीसरी गलती ये रही कि हम लोगों ने ये मान लिया, मैंने खासतौर से, जब हम लोग कहता हूं उसका मतलब होता है मैंने ये मान लिया कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह दलितों ने वोट किया था, इस बार वे विधानसभा चुनाव में भी उसी तरीके से वोट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका वोटिंग पैटर्न बदल नहीं सकता। मेरा मानना है कि हरियाणा के चुनाव, 3 बड़ी गलतियां ये हैं जिसको स्वीकार करना चाहिए। पहली बात तो, आंदोलनकारी किसान अलग चीज है। जब वो वाजिब जब अपनी फसल के दामों के लिए संघर्ष करता है, तब वो जो भाजपा का समर्थक किसान है और कांग्रेस का समर्थक किसान है, या कोई भी हो, जाट है, चाहे यादव किसान है, चाहे कोई वो दूसरा कोई किसान हो, ओबीसी जातियों में से आने वाला किसान हो, वो एकजुट हो जाता है। वो धरने बैठता है, वो शंभू बॉर्डर बैठता है, वो दिल्ली आता है, वो लड़ता है, झगड़ता है और अपनी कुर्बानी भी देता है। लेकिन जब वो वोट डालने के लिए जाता है तो वो सोचता है कि भाई किसकी सरकार बनने वाली है, वो हमें क्या देगी, क्या नहीं देगी, मारेगी कि छोड़ेगी क्या, तो वो दूसरे तरीके से सोचता है। तो हम लोगों ने सारे किसानों को, किसान आंदोलनकारियों को किसान वोटर मान लिया, और वो सब, चूंकि वो भाजपा के खिलाफ किसान आंदोलन था, इसलिए वो भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे। ये बात 100% गलत साबित हुई। अच्छा, एक और गलती हुई, वो ये है कि जो कांग्रेस के चुनावी अभियान के ऊपर स्पष्ट रूप से एक जाट छाप थी। 100 में 72 टिकट जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर दिए गए थे। 7 टिकट केवल शैलजा के हिस्से में आए थे। एक सीट उन्होंने सीपीएम के लिए छोड़ी थी कांग्रेस ने, तो 89 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही थी। तो ऐसे में जो कांग्रेस के दूसरे नेता थे, उनको कभी नहीं लगा कि उनका इस चुनाव में कोई दांव है, मतलब जो है, या उन्हें इस चुनाव में कुछ मिलने वाला है, कुछ मिलने वाला है। और जाट छाप का नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस का जो सामाजिक समीकरण था, उसने कांग्रेस के पक्ष में 100% काम नहीं किया। काम किया तभी उसकी 37 सीटें आ गई कांग्रेस की, वरना पिछली बार तो 31 सीटें ही आई थी। उससे पिछली बार और भी कम सीटें आई थी। मेरे ख्याल से कांग्रेस का दलित वोट, बीजेपी कांग्रेस के दलित वोटों में बहुत बड़े पैमाने पर सेंध लगाने में कामयाब रही। इस हद तक कामयाब रही कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उदय भान, जो दलित नेता थे, वो खुद अपना चुनाव हार गए। और कुमारी सैलजा, जो कांग्रेस की सबसे पुरानी दलित नेता हैं, वो आखिर तक अपनी टीका टिप्पणियां करती रही, और आखिर में तो उन्होंने बिल्कुल मोदी की चमचागिरी करते हुए उनका इंटरव्यू लेने वाली स्मिता प्रकाश, जो एएनआई की संचालिका हैं, उनको इंटरव्यू दे डाला वोट से एक दिन पहले। और वो इंटरव्यू कांग्रेस के लिए बहुत नुकसानदेह था और दलित वोटों को एक बड़ा मैसेज देने वाला था। जाट छाप के कारण एक काम और ये हुआ कि बहुत सी बिरादरियों को ये लगा कि जाटों की सरकार आ रही है फिर से, कांग्रेस का मतलब है जाटों की सरकार,
और वो फिर सरकार पहले जैसे जाटों की सरकार आचरण किया था उसने, है कि दक्षिण हरियाणा को कुछ नहीं दिया था। तो राहुल गांधी की तमाम कोशिशों के बावजूद पूरे दक्षिण हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने सभी का सुपड़ा साफ कर दिया। तो ये तमाम कारण हुए जिनको समझ पाने में हम लोग कामयाब रहे। और एक सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि जो डोमिनेंट कास्ट होते हैं, यानी प्रभुत्वशाली जातियां हो गई होती हैं, उत्तर प्रदेश में से यादव हैं, बिहार में यादव हैं, हरियाणा में जाट हैं, तो ये लोग सत्ता के बड़े जबरदस्त दावेदार होते हैं। ये मुख्यमंत्री अपना ही चाहते हैं हमेशा। और तो वो ये लोग कोलाहल भी बहुत मचाते हैं, शोर भी बहुत मचाते हैं, इतना शोर मचाते हैं और इनके साथ जुड़ के मुसलमान भी बहुत शोर मचाते हैं। तो उससे हवा तो बनती हुई दिखती है और इनका प्रदर्शन भी सुधरता है, लेकिन इनके खिलाफ समाज में बड़ी प्रतिक्रिया होती है और लोग खामोशी के साथ इनके खिलाफ एकजुट हो जाते हैं, खामोशी के साथ। हरियाणा में यही हुआ। हरियाणा में गैर जाट जो है बड़ी खामोशी के साथ इनके खिलाफ एकजुट हो गए और गैर जाटों के एकजुट होने का असर दोहरा होता है, दोहरा ये दिखाई पड़ा इस चुनाव में। एक तो यह है कि जो गैर जाट इलाके वहां तो जीतती है बीजेपी, दूसरी तरफ जो जाट इलाके भी हैं जहां बीजेपी ने जाटों को टिकट दिया है वहां भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा हो जाता है। मसलन एक निर्वाचन क्षेत्र में जाट प्रधान निर्वाचन क्षेत्र है। प्रधान का मतलब ये होता है कि वहां 25%, 30%, 40% जाट होंगे, 100% जाट तो ना होते हैं कहीं। तो उसमें बीजेपी का भी जाट खड़ा हुआ है, कांग्रेस का भी जाट खड़ा हुआ है। कांग्रेस के जाट को ज्यादा वोट मिलेंगे जाटों के, लेकिन बीजेपी के जाट को भी 20-25% वोट मिलेंगे। लेकिन जितने गैर जाट होंगे उसके पक्ष में गोलबंद हो जाएंगे और उससे बीजेपी का जाट टक्कर में आ जाएगा और चुनाव जीत भी जाएगा। तो ये ऐसी स्थिति बनी जिसकी वजह से कांग्रेस ने, मेरा मानना यह है कि एक जीती जिताई बाजी जो है इस रणनीतिक गलती के कारण कांग्रेस के हाथ से निकल गई और ये कांग्रेस को होने वाला बहुत बड़ा नुकसान है। अगर कांग्रेस इस चुनाव को जीत लेती तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को कोई मोमेंटम नहीं मिलता। अब इस वक्त वो लोग अपना जश्न मना रहे हैं बीजेपी के दफ्तर में, फिर मोदी जी अपना भीषण भाषण करेंगे और अब इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी खुद इस जीत से अचंभित नहीं है। जब मनोहर लाल खट्टर से पूछा गया कि आप भाई क्या क्यों जीत गए, तो वो ठीक ठाक कोई जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि बीजेपी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि हम इस तरीके से चुनाव जीत जाएंगे। बीजेपी ने अपना जो इंटरनल सर्वे कराया था उसमें 20 सीटें मिली थी बीजेपी को, बाकी सीटें तो कांग्रेस को 60 सीटें मिली थी उस इंटरनल सर्वे में। तो बीजेपी भी सुनिश्चित नहीं थी कि वो जीत जाएगी। लेकिन बीजेपी की अभी एक प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, उसका कहना यह था कि हम लोगों ने 12 या 15 सीटों से चुनाव की शुरुआत की थी। चुनाव शुरू हुआ था तो हम लोग 12 या 15 सीटों पर खड़े थे। धीरे धीरे करके कांग्रेस ने इतनी गलतियां की, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी बार बार, जिसकी वजह से हम लोगों की संभावनाओं का विस्तार होता चला गया। फिर एक और बात है कि अब जो तथ्य निकल के आ रहे हैं, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये नहीं चाहते थे कि कांग्रेस को बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत प्राप्त हो। वो चाहते थे कि बस सरकार बनाने लायक बहुमत मिल जाए। इसलिए उन्होंने, और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी, चूंकि उनका चली नहीं थी, उन्होंने कई जगह बागी खड़े किए थे अपने। सैलजा ने अपने 7 उम्मीदवारों के अलावा किसी का और का प्रचार नहीं किया। तो ये जो स्थिति थी, ये बनी इस तरह कि कांग्रेस ने अपनी गुटबाजी पर कोई नियंत्रण नहीं रखा और वो बाजी हार गई। और ये एक ऐसी पराजय है जो कांग्रेस को बहुत दिनों तक याद रहेगी और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को ये एक बड़ी मिलने वाली, एक तरह की, जैसे आदमी डूब रहा होता है तो उसको एक मुंह निकाल के बड़ी सांस ले लेता है तो उसको और ज्यादा देर तक तैरने का मौका मिल जाता है। लगभग इस तरह का लाभ उन लोगों को मिला। अगर ये सवाल किया जाए कि कांग्रेस की जीत के लिए, हार के लिए सबसे बड़ा कारण क्या है, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भूमिका, सैलजा की भूमिका, या राहुल गांधी की भूमिका कि वो ठीक से इन चीजों को जोड़ नहीं पाए, किस कारण को आप सबसे बड़ा कारण मानेंगे? मेरा मानना यह है कि सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस की हार की है कि चुनाव के ऊपर एक जो जाट मोहर जो है बहुत जबरदस्त रूप से लगी। अभी एक समीक्षक ने कहा कि कांग्रेस के गुलदस्ते में केवल एक ही फूल था
उसके साथ और रंग बिरंगे दूसरे फूल होने चाहिए थे। अब जैसे कि ओबीसी बिरादरियों ने कांग्रेस को अपनी पार्टी नहीं माना इस चुनाव में, इसी तरह दलितों ने कांग्रेस को, सारे दलित वोटरों ने उस तरह से कांग्रेस को अपनी पार्टी नहीं माना, इस तरह लोकसभा चुनाव में उन्होंने माना था। केवल मुसलमान और जाट समुदाय दो ऐसे समुदाय थे जो कांग्रेस को 100% अपनी पार्टी मानकर चल रहे थे। दलितों ने पूरी तरह कांग्रेस को नहीं त्यागा, मैं ये मानता हूं, लेकिन काफी दलितों ने कांग्रेस को त्याग दिया। अगर सारे दलितों ने कांग्रेस को त्याग दिया होता तो फिर इनकी सीटें 15 आती फिर। तो ये बहुत बड़ा कारण है। और दूसरे, चुनाव आयोग को, सॉरी, कांग्रेस की आला कमान को अपने जो विद्रोही नेता थे जैसे शैलजा थी, इन सब लोगों को बहुत कड़ाई से पेश आना चाहिए था। बजाय इसके इन लोगों को बहुत ढील दी गई, उनको लगातार मनाने की कोशिश की गई। आखिर तक सोनिया गांधी शैलजा से मिल रही थी, मतलब इन लोगों को स्क्रू कसने की बजाय, और शैलजा लगातार दावे कर रही थी मुझे इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये वो, इस तरह की तमाम बातें हो रही थी। तो ये एक ऐसी स्थिति थी जिसने कांग्रेस की स्थिति जो शुरू में बहुत अच्छी थी धीरे धीरे खराब कर दी, और वो फिर बहुमत से दूर रह गई। एक खबर में अगर आप वोटों के लिहाज से देखें तो दोनों के बीच में 1% का भी फर्क नहीं है। अब तो सभी सीटों के परिणाम आ गए, केवल एक सीट का परिणाम आना बाकी है, वोट प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी को 40% से बहुत थोड़े से वोट कम मिले हैं, और कांग्रेस को 40 से थोड़े से ज्यादा वोट मिले, 39 से थोड़े ज्यादा वोट मिले हैं। यानी दोनों के वोट कमोवेश समान है। 0.7 या 0.8% का फर्क है दोनों के बीच में, मतलब 1% का भी फर्क नहीं है दोनों के बीच में। लेकिन कांग्रेस के वोट इसलिए ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि मेवात वाले इलाके में कुछ मुसलमान उम्मीदवार बहुत बड़े बड़े अंतर से जीते हैं, 1.5 लाख वोटों से जीते हैं उससे। लेकिन सीटें तो उतनी ही मिली आपको, 1.5 लाख के वोटों से भी जीते। 1.5 लाख में तो 10 सीटें जीती जा सकती थी, 1.5 लाख के अंतर में तो 15-15 हजार वोटों से, जो बड़ी जीत होती है 15 हजार की वोटों की। तो मुझे लगता यह है कि ये सब चीजें जो हैं वो कुल मिला के सब कांग्रेस के खिलाफ गई। दूसरे, बहुत कम अंतर से बहुत ज्यादा सीटें जीती गई हैं। कुछ सीटें तो 100 से भी कम वोटों से के अंतर से जीती गई हैं। तो लड़ाई बहुत कड़ी हुई है इस चुनाव में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो जो वोटों का प्रतिशत बहुत में 1% से भी कम का अंतर है, लेकिन सीटों में ज्यादा अंतर दिखाई पड़ रहा है। मैं एक खबर पढ़ रहा था कि मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिसे हरियाणा का हिरवाल क्षेत्र कहा जाता है, वहां उन्होंने दौरा किया और खबर ये थी कि उन अधिकांश क्षेत्रों में जहां-जहां वो गए, वहां भारतीय जनता पार्टी जीती। मेरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की एक चूक ये भी रही कि वो अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को अपने साथ जोड़कर इन क्षेत्रों में प्रचार में उतारने में नाकाम रही, जिससे जो यादव थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहे, मोटे तौर पर जैसा माना जाता हो सकता है अगर ऐसा करते तो कुछ फर्क पड़ता, लेकिन मुझे लगता नहीं ज्यादा फर्क पड़ता। उसका कारण यह है कि हरियाणा का यादव जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के यादव के साथ में अपनी शिनाख्त नहीं करता है। वो उस तरह से अपने आप को नहीं देखता हरियाणा का यादव। हरियाणा का देखिए, हरियाणा का पूरा अहीरवाल क्षेत्र जो है वो एक राज परिवार की रियासत है। वहां पर राव वीरेंद्र सिंह राजा होते थे, वो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। जो हरियाणा 60 के दशक में जब बना तो पहले मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह थे। तो जितने लोग राव लिखते हैं, नाम के पीछे राव लिखते हैं, वो यादव हैं। जो नाम के आगे राव लिखते हैं वो राज परिवार के हैं। ये स्थिति है वहां पर। तो हरियाणा का यादव बहुत लंबे अरसे से, एक जमाने में कांग्रेस के साथ होता था, लेकिन जब से कांग्रेस लेकिन अब बहुत लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। वो अभी पिछले 3 चुनावों से तो इस चुनाव को मिलाकर पिछले 3 चुनावों से तो भाजपा का समर्थक है ही। उससे पहले भी भाजपा की तरफ झुका हुआ था अहीरवाल का यादव जो है। क्या हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रभाव अगर बहुजन समाज पार्टी का नहीं भी रहा, तो जो कांग्रेस की मुखालफत, भाजपा से ज़्यादा कांग्रेस की मुखालफत करने की मायावती की एक पोस्टरिंग होती है, उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला? खासतौर पे राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान के संदर्भ में। दलित वोटों के मामले में कई फैक्टर जो हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए, और कांग्रेस ने उन्हें उनके पक्ष में जाने दिया। मैं ये कहूंगा, कांग्रेस ने उसको भांपा नहीं समय रहते,
और उसके हिसाब से उसकी पेशबंदी नहीं की। मुझे लगता है कि बहुत भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष में जो टिकटों का बंटवारा रहा वो बहुत ज्यादा है। आप देखिए 89 सीटों में 72 सीटें एक व्यक्ति के कहने पे बांटी गई। मतलब एक तरह एक घोषणा ही है कि भाई यही मुख्यमंत्री बनेंगे, और अगर पार्टी जीतती है तो इन्हीं को श्रेय जाएगा, और हारती है तो अभी फिर इन्हीं के दरवाजे में ठीकरा फूटेगा। ये एक ऐसी स्थिति है जिसके बारे में कांग्रेस को सोचना चाहिए, और कांग्रेस के आला कमान को जो अपने बागी लोग हैं उनके साथ मजबूती से कड़ाई से पेश आना चाहिए। वो लगातार पूरी स्ट्रेटजी का मजाक उड़ा रहे हैं, लगातार हंस रहे हैं, लगातार खिल्ली उड़ा रहे हैं, बयान पे बयान दे रहे हैं, बीजेपी समर्थक पत्रकार उनका बयान ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं और वो दे रहे हैं, सारी जगह इंटरव्यू प्रसारित हो रहा है और कांग्रेस आला कमान कुछ नहीं कर रहा है। ये स्थिति तो ऐसी है ही, इसमें नुकसान कहीं ना कहीं होना ही था। और चुनाव से पहले सारी चीजें समझ में आ जाए जरूरी नहीं है, चुनाव के बाद भी बहुत सी चीजें समझ में आती हैं जो हम लोगों की अब समझ में आ रही हैं। एक जो थीसिस चल रही है, कुछ लोग जो भाजपा के ज्यादा विरोधी हैं और खासतौर पे कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव में कुछ क्षेत्रों में, कुछ जिलों में धांधली हुई है। इस थीसिस को आप क्या स्वीकार करते हैं? जब चुनाव इतना नजदीकी होता है, जब इतनी कड़ी टक्कर होती है, जब 100 वोटों से 1000 से लेकर 100 के बीच में काफी सीटों का फैसला हो, तब हारने वाले पक्ष के लिए ये शिकायत करना बहुत ही स्वाभाविक है। अगर मैं कांग्रेस का नेता होता तो मैं भी यही शिकायत करता। भाई जब हमारे उम्मीदवार 100 वोटों से, 150 वोटों से, 500 वोटों से चुनाव हार रहे हैं, एक आध नहीं कई उम्मीदवार चुनाव हार, एक आध कोई उम्मीदवार हार जाए तो कोई बात नहीं होती। जब कई उम्मीदवार चुनाव, जब बहुमत का फैसला ही इस आधार पे हो रहा है 500 वोटों से, 600 वोटों से, और ये सारे वोट जो है, ये सारे नतीजे जो है भाजपा के ही पक्ष में जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इसके ऊपर आपत्ति होगी और तरह तरह की शिकायतें, तरह तरह की ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज, ये सब फिर सामने आएंगी। क्या कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से गठबंधन ना करने का भी नुकसान हुआ, क्योंकि उन्हें कुछ वोट तो मिले हैं? देखिए आम आदमी पार्टी को इतना कम वोट मिले हैं, आम आदमी पार्टी को 1.5% या 2.25% वोट, 1.5% वोट मिला है केवल। अगर कांग्रेस को आम आदमी अगर गठजोड़ हो जाता तो आप ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो वोट हैं 1-1.5%, गणित लगा के आप कह सकते हैं शायद ये कांग्रेस के वोटों में जुड़ जाते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का ऐसा कोई प्रभाव क्षेत्र था जिसके आधार पर कांग्रेस को उसे वोट देना चाहिए। आम आदमी कम से कम 5 सीटों पर चुनाव अच्छा लड़ती हुई दिखती। मैं एक की नहीं बात कह रहा हूं, आपने कितनी 80-89 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसमें 5 सीटों पर भी आप अच्छा चुनाव लड़के दिखाते। क्या जम्मू और कश्मीर के नतीजे को इंडिया गठबंधन एक और हरियाणा चुनाव में हुआ कि कांग्रेस और भाजपा को छोड़ के बाकी सारी जितनी भी राजनीतिक ताकतें थी उनका बिल्कुल कबाड़ा हो गया एकदम। खासतौर से जननायक जनता पार्टी को 1.5% वोट मिला। सब वो उनके नेता 6वें नंबर पर रहे, दुष्यंत चौटाला 6वें नंबर पे, आप सोचिए उनके भाई तीसरे नंबर पर रहे। मतलब उनको देखा जाए तो लोगों ने माना ही नहीं कि ये चुनाव लड़ रहे हैं। और जो अभय चौटाला दूसरे INLD के नेता थे वो भी अपना चुनाव हार गए। और उधर भजनलाल के जो भजनलाल की जो सीट से आदमपुर से चुनाव लड़ रहे थे उनके पोते रवि बिश्नोई वो भी चुनाव हार गए अपना। और सैनी सरकार के कई मंत्री अपना चुनाव हार गए। कैप्टन अभिमन्यु अपना चुनाव हार गए जो भाजपा के जाट चेहरे थे। तो भाजपा के बहुत से लोग भाजपा की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन उस एंटी इनकम्बेंसी का कांग्रेस लाभ नहीं उठा पाई। जी आप जम्मू कश्मीर के बारे में पूछ रहे थे आप। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि क्या उसको हम इंडिया गठबंधन के लिए एक कंसोलेशन प्राइज, सांत्वना पुरस्कार के रूप में देख सकते हैं? नहीं ऐसे नहीं, आप अगर आप देखें तो हरियाणा में भी इंडिया गठबंधन का जो प्रदर्शन है, यानी कांग्रेस का जो प्रदर्शन है, वो पिछले 2 चुनावों के मुकाबले बेहतर हुआ है। मतलब वोटों के प्रतिशत में कोई भाजपा के उससे 2%, पूरा 1% वोट भी ज्यादा नहीं है उसका। लेकिन जिस तरह का चुनाव हुआ उसमें करारी टक्कर में हर जगह भाजपा के पक्ष में नतीजा गया। भाई अगर 18-20 सीटों के ऊपर
हजार से कम वोटों से फैसला होता है तो भाई बहुत बड़ी बात है। ये एक बड़ा असाधारण किस्म का चुनाव नतीजा है। ये चुनाव नतीजा बहुत ही असाधारण किस्म का माना जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं धांधली हुई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेईमानी हुई, मेरे पास ये सब कहने के कोई प्रमाण नहीं है। तो कांग्रेस साबित करेगी तब देखा जाएगा। लेकिन 90 की विधानसभा में अगर यहाँ 46 सीटों पे बहुमत बनता हो, उसमें 18-20 सीटें 1000 या उससे कम वोटों से उनका फैसला हो, तो ये बात जो है ना वो एक पहली नजर में समझ में नहीं आती है। क्या हम ये कह सकते हैं कि एग्जिट पोलों का दौर अब खत्म हो चुका है? लोकसभा चुनाव के बाद ये दूसरे चुनाव थे जहां पर पूरी तरीके से गलत हुए। प्रदीप गुप्ता कल 70 सीटें दे रहे मैं थे। बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। इसमें यही हुआ है कि एग्जिट पोल जम्मू कश्मीर के मामले में तकरीबन सही साबित हुए। यानी आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को एग्जिट पोल को 50% नंबर इस बार दिए जा सकते हैं, क्योंकि कश्मीर का उन्होंने रुझान बिल्कुल ठीक पकड़ा। उन्होंने दिखाया था कि या तो ये बहुमत के बहुत नजदीक होंगे या इन्हें बहुमत प्राप्त हो जाएगा, तो उन्हें बहुमत प्राप्त हो गया। तो लेकिन फिर भी एग्जिट पोल का प्रदर्शन जो है बहुत निराशाजनक ही मानूंगा। आपकी बात सही है। वो जो एक्सिस इंडिया के प्रदीप गुप्ता हैं, वो तो उन्होंने तो सीएसडीएस की शैली में हर हर समुदाय का प्रतिशत उन्होंने खोज निकाला था कि कौन किसको कितना वोट दे रहा है, स्त्रियां किसको वोट दे रही हैं, युवा किसको वोट दे रहे हैं, कितनी उम्र के युवा किसको वोट दे रहे हैं, दलित किसको वोट दे रहे हैं। उस हर जगह उन्होंने दिखाया था कि कांग्रेस 10-12% आगे है बीजेपी से। जब सब बिल्कुल उल्टा हो गया। पिछली बार तो वो आज तक पे रो पड़े थे। आप किसके सामने रोएंगे? वो इसका मतलब ये है कि उनका हरियाणा संबंधी जो एग्जिट पोल है वो बिल्कुल धड़ाम से गिर पड़ा। उसके बाद आप ये और देखिए कि हरियाणा के जितने पत्रकार टीवी पे आ रहे थे, उन सबका आकलन गलत साबित हुआ 100%। प्रदीप गुप्ता की कतार में वो भी खड़े हुए हैं। और जब अब भी कहता हूं कि डोमिनेंट कास्ट जब होती है और सारे पत्रकार भी उसी डोमिनेंट कास्ट के हैं, वो भी ज्यादातर उसमें जाट हैं, तो वो सब वो एक ही भाषा बोल रहे थे सारे के सारे। और फिर एग्जिट पोल की भविष्यवाणी भी उनकी बात से मिल गई, तो लगने लगा कि ये तो पूरा एक सीन बन गया है पूरा। मतलब एक ऐसा दृश्य बन गया, उस दृश्य से परे देखने की जो है वो जरूरत कोई कर ही नहीं सकता था। खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों में बड़ी निराशा थी। उनके जो प्रवक्ता थे, वो बड़े अनमने भाव से, उदास भाव से टीवी पे आते थे और एग्जिट पोल को देख के सभी कहने लगे थे कि अगर ऐसा है तो हो गई, अब हम क्या करें इसमें। तो किसी ने नहीं कहा उसमें जम के, एक व्यक्ति ने केवल कहा जम के, मुझे याद पड़ता है, बाकी सबने कहा कि अगर एग्जिट पोल ये आ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। कल मैं एक टीवी पे कार्यक्रम देख रहा था, तो उसमें तो दावा किया गया कि 100 से ज्यादा जो स्थानीय पत्रकार हैं उनसे बातचीत की गई है और कांग्रेस को 60 से 65 सीटें दी गई थी। जी जी। वो भी पूरी तरीके से गलत हुआ। तो हाँ बिल्कुल, 100 से ज्यादा स्थानीय पत्रकार। हम्म, इसका मतलब क्या हुआ? 100 पत्रकारों में तो खैर सब जाट भी नहीं होंगे, कुछ गैर जाट पत्रकार भी होंगे। इसका मतलब है वहां इतना कोलाहल था, हवा हवा बनाई गई थी बोल बोल के। इसी तरह 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में भी बड़ी हवा थी। बिल्कुल आखिर में तो हालत ये हो गई थी कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बीजेपी वालों को धमकाते थे कि हमने लिस्ट बना ली है, सत्ता में आते ही एक एक को देखेंगे। उत्तर प्रदेश में ये हालत थी। ऐसी बात नहीं उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ना हो भाई। उनकी 57 सीटें गिर गई थी, उनके 16 मंत्री हार गए थे चुनाव, या 13 या ऐसी कुछ मंत्री चुनाव हार गए थे, उनका उप मुख्यमंत्री चुनाव हार गया था। यहाँ भी बहुत बीजेपी के बड़े बड़े लोग चुनाव हार गए हैं, काफी लोग पीछे चल रहे थे, मुश्किल से चुनाव जीते हैं। तो टक्कर तो बहुत जबरदस्त थी। टक्कर जबरदस्त थी, इसका मतलब यह है कि जनता के एक बहुत बड़े हिस्से में सरकार के खिलाफ नाराजगी थी और लोग कांग्रेस को जिताना भी चाहते थे। लेकिन एक तो कांग्रेसी लोग खुद अपनी जमीन मुश्किल बना रहे थे आपसी झगड़े के कारण। आला कमान को जो भूमिका निभानी चाहिए थी इस झगड़े को नियंत्रित करने की और बिल्कुल दुरुस्त करने की, वो आला कमान ने नहीं निभाई। मेरे ख्याल से आला कमान उसी जगह इस झगड़े को पंच फैसले के जरिए खत्म करने की क्षमता खो बैठा जब वो पूरी तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में चला गया। नेताओं ने भी समझ लिया कि आला कमान तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ से खा रहा है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कह रहे हैं वो कर रहा है, तो उन्होंने आला कमान की बात मानना बंद कर दिया।
एक चीज़ जो मैंने देखी है और ये आज के लिए आखिरी सवाल भी है कि बिहार का जब चुनाव हुआ था उस समय भी ये कहा गया, उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय भी कहा गया और हरियाणा के चुनाव के समय भी बात आ रही है कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बहुत कम अंतर से फैसला होता है और जो पार्टी हारती है वो ये दावा करती है कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। मतलब समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और यहाँ पर कांग्रेस। तो क्या हमें यह कहना चाहिए कि जो विपक्षी दल है वो मजबूती से या तो सबूत लेकर आए या फिर वो इस तरह की बातें ना कहें, ये कहें कि क्लोज मुकाबला था, हम हार गए। आपकी क्या बात टिप्पणी? मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। अगर विपक्षी दलों को षड्यंत्र का डर है, मतलब षड्यंत्र का अंदेशा है, तो वो इसकी एक बढ़िया जांच पड़ताल करें, एक केस बनाएं अपना, चाहे भले ही वो सरकमस्टांस परिस्थिति यानी साक्ष्यों पर आधारित हो, जरूरी नहीं उनके पास दस्तावेजी प्रमाण हो, और लगातार वो कुछ आपस में बैठ के सलाह करें। और ये अगर उन्हें ईवीएम पे शक है तो वो तय करें कि भाई ईवीएम के साथ वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। वो साफ कह दें कि हम लड़ेंगे ही नहीं चुनाव, आप ईवीएम से अगर चुनाव लड़ते हैं तो, चुनाव कराएंगे तो आप बैलेट पेपर पे चले जाइए, बाद में उसमें जो भी हो उसमें आगे। तो कुछ ना कुछ इन्हें स्पष्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे एक्टिविस्टों से, कई एक्टिविस्टों का कहना है कि वो जब कांग्रेस नेताओं से मिलते हैं और कहते हैं कि आप इस मामले में दस्तखत कीजिए, हम याचिका कर रहे हैं, कांग्रेस नेता कहते हैं नहीं हम दस्तखत नहीं करेंगे, आप ही खुद नहीं सामने आना चाहते उस पर। तो चुनाव जीत जाते हैं तो वो कुछ नहीं कहते, और चुनाव हार जाते हैं तो फिर वो ईवीएम की बात उठाने लगते। आज की बातचीत को हम यही विराम देते हैं। आने वाले दिनों में भी हम इन 2 चुनावों को और आने वाले जो भी राजनीतिक घटनाक्रम होंगे उनके बारे में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करते रहेंगे। आज की बातचीत के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।